नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज आतंक और नक्सल पर प्रहार की बात करेंगे। पहलगांव की घटना के बाद सारा देश ये बाट जोह रहा था कि पाक के इस कायराना करतूत का बदला कब लिया जाएगा। अब वो दिन आ गया जब देर रात पाक के भीतर घुसकर ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई सेना के वीर जवानों ने कर दी, जिससे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और एक तरफ देश में आतंकवाद और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, दोनों को जड़ से खत्म करने की तैयारी है। दरअसल देश के लिए आतंकवाद और छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद दोनों ही विकास, देश और राज्य की सुरक्षा के लिए बाधा हैं। इसी कड़ी में आज ऑपरेशन संकल्प के जरिए बीजापुर जिले में जवानों ने मुठभेड़ में 15 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि अगर मुठभेड़ में मारे गए नक्सली असली हैं तो जवानों को बधाई। बहरहाल एक तरफ तो कांग्रेस आतंकवादियों के खिलाफ एक साथ खड़ा होने का दावा कर रही है, लेकिन नक्सलियों पर हो रही कार्रवाई पर सवाल भी उठा रही है। आखिर इस पर विपक्ष की क्या मंशा है, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपको उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। सुनिए। देखिए, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्यवाही कर रही है और हमारा संकल्प है कि मार्च 2026 तक राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बार बार इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन हमने किए हैं, लगातार बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया है और लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। पूरी सेना के जवानों का बहुत बहुत अभिनंदन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, और उनका भी बहुत बहुत, क्योंकि देखिए इस पूरी बहुत अच्छे से कैलकुलेटेड योजना बनाई गई और पहलगाम में जिस तरीके से सीमा पार से पाकिस्तान से आतंकवादियों ने प्रवेश करके और जिस तरीके से हमारी 25-26 ऐसे हमारी बहनों के सिंदूर पहुंचने का काम किया था और सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, उसका बदला लेने का काम किया गया है। समय और परिस्थिति ऐसी है कि हर संभव जवाब देश को देना है। देश के नागरिक, सारे भारतीय, सारे राजनीतिक दल, सारे क्षेत्र के लोग, पूरे देश के लोग एक साथ खड़े होकर और चाहते हैं कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए। अगर खैर जवानों की तो लगातार करेगुटा पहाड़ में ऑपरेशन तो चल रही थी, लेकिन अगर सही मुठभेड़ हुआ, अगर उस मुठभेड़ में अगर ओरिजिनल नक्सली मारे गए तो फोर्स के जवानों को भी बधाई और शुभकामनाएं। तो एक तरफ जहां आतंकियों पर अटैक किया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इसकी पूरे देश में तारीफ की जा रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद को खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठी जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्ण दास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। दास साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता अभय जी मैं आपसे ही करूंगा। विश्व पटल पर इस ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की जा रही है। देश के जो लोग विचलित थे, परेशान थे कि कब बदला लेंगे, कब अटैक करेंगे, अब संतुष्टि है। बयानबाजी भी हो रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन जो नक्सलवाद को लेकर करेगुट्टा में ऑपरेशन चलाया गया, नक्सलियों को ढेर किया गया, 22 नक्सलियों को ढेर किया गया, उस पर आपके नेता दीपक बैज कह रहे हैं कि अगर नक्सली हैं तो बधाई। अरे कौन से सिविलियंस, कौन से आदिवासी वहां पर ड्रेस कोड में गोला बारूद के साथ रह रहे थे? अगर ये सब कुछ मिला है तो जाहिर सी बात है नक्सली थे ना साहब। देखिए, सबसे पहले तो 22 तारीख को जो घटना हुई पहलगाम में, उस घटना के बाद से पूरा देश चिंतित था, विचलित था कि नागरिक सुरक्षित कैसे है और ये आतंकवादी कब तक हमारे घर में घुस के और हमको मारते रहे। सरकार ने स्टेप लिया
और विपक्ष के नेता के रूप में राहुल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि सरकार स्टेप ले, सरकार कदम उठाए, हम सरकार के साथ हैं। और आज जब वहां पे एयर स्ट्राइक की गई तो वे खबर आई तो हमारे दोनों नेता ने पुनः आज प्रतिबद्धता दिखाई है, पूरी पार्टी ने प्रतिबद्धता दिखाई है। और आज हम कह रहे हैं कि पूरा देश, पूरी कांग्रेस सरकार के साथ खड़ा है। मेरा लेकिन सवाल एक यही कारण है अभय जी, जो ये आतंकी हमले पर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसको लेकर आप कह रहे हैं हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी तरफ नक्सलवाद को भी तो जड़ से खत्म करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी जब भूपेश सरकार थी, और अब बीजेपी की पार्टी लगातार काम कर रही है। आप सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नक्सली हैं तो मारे गए हैं तो बधाई हो। सेना की कार्रवाई पर, जवानों की कार्रवाई पर भी तो ये सवाल है। देश में जो हालात हुए उसको लेकर विपक्षी पार्टियों के साथ केंद्र सरकार ने बैठक की, लगातार बैठकें बुलाई, सर्वदलीय बैठक हुई और सभी ने वहां कहा कि हम सरकार के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में आप 12-14 दिन से ऑपरेशन चला रहे हैं, पहाड़ को घेर रखे हैं। सबसे पहले कांग्रेस की ओर से मैं प्रवक्ता होने के नाते उन जवानों को जो 45 डिग्री 50 डिग्री आंधी तूफान में वहां उस पहाड़ को घेरे हुए हैं, नक्सलियों को घेरे हुए हैं, उनकी मात में उनको मारे, उनको सलाम करता हूं। लेकिन सरकार ने ये उचित समझा क्या कि 12 दिन की रिपोर्ट में विपक्षी सदस्यों को भी दूं, प्रदेश की जनता को भी दूं, कोई प्रेस ब्रीफिंग हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सर्वदलीय बैठक की गई। आखिर विपक्ष के नाते सवाल पूछना हमारा काम अभय जी, है। कार्रवाई तो अभी और चल रही ना, तमाम ऑपरेशन जनता अभी के खत्म हित थोड़ी में हुआ है। ऑपरेशन खत्म होगा तो बैठक भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मुझे सिर्फ इतना आप बताइए कि करेगुट्टा में जो 22 नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्या वो नक्सली नहीं है? देखिए, ये विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, और सवाल पूछने को कभी सरकार को इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं या उनसे हम प्रतिबद्ध कर रहे हैं। लेकिन उनका काम था साहब, अभय जी सवाल सरकार से किया जा सकता है, लेकिन सेना पर, जवानों के पराक्रम पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है ना। बॉडी कैम के साथ वहां पर जवान जा रहे हैं, पूरी वीडियोग्राफी हो रही है, वहां पर गोला बारूद मिल रहा है, आईईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, जवानों की जान को खतरा है, और आप कह रहे हैं कि वहां पर वो नक्सली अगर थे तो बधाई। दीपक भाई जी माननीय अध्यक्ष हमारे बस्तर के रहने वाले हैं, बस्तर को समझते हैं। नक्सल का दंश कांग्रेस ने झेला है। फिर तो बहुत अच्छे से वो जानते होंगे गोला बारूद कौन रखता है, वर्दी कौन पहनता है, ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमको प्रवक्ता नहीं मिला, हमारे 32 नेता मारे गए, हमसे अच्छा दंश कौन झेला है, और हमसे ज्यादा नक्सल का अनुभव, बुरा अनुभव किसको है। लेकिन सरकार का नक्सलवाद का दंश कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने बहुत अंदर तक झेला है साहब। झीरम घाटी कांड पूरा देश नहीं भूला, लेकिन आज भी भूपेश बघेल सीडी क्यों नहीं पेश कर रहे, ये भी सवाल बना हुआ है। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास, वापस से आता हूं आपके पास सर। अभय जी आऊंगा, वापस से आऊंगा, समय दूंगा मैं आपको। अभय जी का मैं रुख कर लेता हूं, राजकुमार जी का मैं रुख कर लेता हूं। राजकुमार जी, पूरी बात आप सुन रहे थे अभय जी, जिस तरीके से देश के हालात बने हुए हैं, मॉक ड्रिल हो रही है, सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। जो अभी पहलगांव हमले के बाद हमने एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश भर में तारीफ हो रही है, विपक्ष भी आपके साथ खड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में करेगुट्टा में जो ऑपरेशन चला, 22 नक्सली ढेर हो गए। दीपक बैच कह रहे हैं कि अगर वो नक्सली हैं तो जवानों को बधाई। क्या वो नक्सली नहीं है? दीपक बैच को संशय क्यों है? अभय जी कह रहे हैं बस्तर के रहने वाले ज्यादा जानते हैं कौन वहां पर नक्सली, कौन आदिवासी। क्या कहेंगे सर? देखिए ऋषभ जी, ये पहली बार ऐसा नहीं है। इसके पहले भी जब हमारी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि आप जो है स्ट्राइक का सबूत दें, और इस बार तो वीडियोग्राफी हुई है। मैं समझता हूँ ऐसा विपक्ष हमको मिला है, ये नसीब है हमारा ऋषभ जी। लेकिन मैं समझता हूँ कार्य करने की, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इच्छा शक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री की और मंत्री की है, और जिस प्रकार से नक्सलवाद की बात पहले मैं करता हूँ ऋषभ जी, मार्च 2026 तक पूरा देश जो है नक्सलवाद से मुक्त होगा। और प्रोग्रेस देखिए, 126 जिले में नक्सलवाद था, 114 जिले से समाप्त हो गया, मात्र 12 जिले में बचा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करो ऋषभ जी, आप देखेंगे क्षेत्र जो है नक्सलवाद का जो क्षेत्र था काफी सिमट गया है,
और मैं समझता हूँ मार्च 2026 तो दूर है, हमारे बस्तर से और जो बाकी क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत बचा है नक्सलवाद, वो उससे पहले जो है समाप्त हो जाएगा। सरकार की जो नीति है इस पर भी आपको देखना होगा। अच्छा, लेकिन राजकुमार जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो पूरे लाल आतंक को देश से खत्म करने का संकल्प दिया था ना। जो टारगेट सेट किया गया है मार्च 2026 का, वो तो पूरा रेड कॉरिडोर को निस्तो नाबूद तबाह करने का संकल्प लिया गया। इतना फोकस सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों? लाल आतंक तो बाकी स्टेट्स में भी है साहब। हम तो छत्तीसगढ़ में हैं, खाली छत्तीसगढ़ दिखाई देता है। उनका जो टारगेट है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पूरे देश को देख रहे हैं और पूरे देश में फोकस है। मैं आपको बता भी रहा था ऋषभ जी, 126 जिले में नक्सलवाद था और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। बिल्कुल। लेकिन जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और आप देखते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और परिणाम सामने है ऋषभ जी। 126 से 114 जिले में नक्सलवाद समाप्त हुआ, मात्र 12 जिले में नक्सलवाद बचा है। लेकिन राजकुमार जी, ये बड़ी कार्रवाइयां हैं। सेना के जवान अपनी जान को हथेली में लेकर जंगल में घूम रहे हैं, आईईडी का सामना कर रहे हैं, नक्सलियों की गोलियों का सामना कर रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं। 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया, बड़ा आंकड़ा है ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए, सुंदरराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, बता दें इतने आतंकी, इतने नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, कम से कम संतुष्टि हो जाए, कांग्रेस और विपक्ष को बोलने का मौका ना मिले। देखिए ऋषभ जी, अगर आप 3-4 महीने पीछे जाएंगे तो काफी बार ऐसा हुआ है। कोई पहले 22 का आंकड़ा नहीं है, आप इसके पीछे भी जाएंगे तो काफी बड़ी संख्या आपको दिखाई देगी। बिल्कुल, तो मोटा आंकड़ा है साहब, मैं मानता हूँ। आंकड़ा आया था और 32-33 का आंकड़ा भी बीच में देखने को मिला था। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ऋषभ जी, वो जिस प्रकार से कांग्रेस उसको राजनीतिक चश्मे से देखती है उस प्रकार से नहीं देखती। कुणाल, इसको एक मिनट कुणाल जी जी, एक मिनट थोड़ा इसको घुमा दे बेटा, घुमा दे। सर बात रखते जाइए अपनी, सुन रहे हैं हम। जी ऋषभ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये राजनीतिक चश्मे से जो है कांग्रेस देखती है। हम तो नक्सलवाद को जो है ये मानते हैं ऋषभ जी कि ये मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जहाँ सड़कें पहुंचती है ऋषभ जी, जहाँ सड़कें पहुंचती है वहाँ विकास पहुंचता है, जहाँ ट्रेन की ट्रैकें पहुंचती है वहाँ विकास पहुंचता है। और लगातार हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुंचे। आप देख रहे हैं जब इस प्रदेश में कांग्रेस का भूपेश बघेल का शासन था, किस प्रकार से जो है तस्वीरें सामने आती थी कि 4-4 किलोमीटर दूर तक चारपाई पर जो है मरीज को लाया जा रहा है और आज भी जा रहा है, नहीं पहुंच रही थी। और मैं समझता हूँ कि समाज का जो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है वहां पर मेडिकल की सुविधा नहीं पहुंच रही थी। इसको भारतीय जनता पार्टी ने इस दर्द को समझा है। और विष्णुदेव साय जी आदिवासी समाज से है और आप देखेंगे कि ज्यादा अगर नक्सलवाद देखा जाए ऋषभ जी तो आपको आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देगा। विष्णुदेव साय जी खुद उस समाज से है और उस समाज के दर्द को समझते हैं। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासी चेहरे को सामने करके जिस प्रकार से आदिवासी समाज को महत्व दिया है और जिस प्रकार से पुनर्वास नीति आई है ऋषभ जी, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वास नीति आई है उससे आप देखेंगे कि किस प्रकार से नक्सली जो है वो लगातार जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उनको समाज से मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। लेकिन वो तो भूपेश सरकार में भी लोन वराटू अभियान चलाया गया था साहब, और उस दौरान भी काफी ज्यादा संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार की, ये पुनर्वास नीति का नतीजा है ऋषभ जी कि लगातार जो है नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप देखेंगे किसी भी सरकार में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया क्योंकि हमारा जो एजेंडा है वो ये है ऋषभ जी की जो नक्सली। लेकिन राजकुमार जी देखिए, ये बात इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि काफी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, बोली नहीं तो गोली का शिकार हुए हैं। कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो इलाका था वो सिकुड़ता चला गया, विष्णुदेव सरकार ने काम किया। लेकिन आरोप भी लगा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भूपेश सरकार के दौरान जो काम है उसको लेकर आरोप भी लगे, केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिलती थी, सेना की टुकड़ियों की मांग की जाती अगर नक्सलियों से लड़ने के लिए तो सहायता नहीं मिलती थी केंद्र सरकार से। अब डबल इंजन की सरकार है तो नक्सलवाद खत्म हो रहा है। निश्चित रूप से मार्च 2026 का टारगेट है, उसके पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है नक्सलवाद से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुख समृद्धि शांति आएगी। अभी आप कांग्रेस के आरोप की बात कर रहे थे,
तो ये कांग्रेस का काम तो आरोप लगाने का काम है ऋषभ जी। 5 साल का कार्यकाल भूपेश बघेल को इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था। 71 सीट पे कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन जिन जिन वादे को इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, क्या शराबबंदी की बात करूं, क्या है युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार की बात करूं, क्या 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के देने की बात करूं। राजकुमार साहब, अगर बीजेपी पार्टी की मंशा थी नक्सलवाद को खत्म करने की, केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य सरकार भली कांग्रेस की थी, मदद करते नक्सलवाद तब जड़ से खत्म हो जाता। ये जो टारगेट की आप बात करते हैं मार्च 2026 की, ये बहुत पहले अचीव हो चुका होता। देखिए, लगातार नशे के खिलाफ जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार लड़ाई लड़ रही है और जिस प्रकार से नक्सलियों का दायरा सिमट रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है ऋषभ जी। बहुत जल्दी जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश जो नक्सलवाद से मुक्त होगा। अभी आप कांग्रेस के आरोप की बात कर रहे थे, कांग्रेस कहती थी केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती थी। मैं पूछना चाहूंगा 5 साल में विकास बता दें। आपको ये भी बताना चाहूंगा ऋषभ जी, अब छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेती। अब छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस जो है क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इन्होंने तो घोषणा की थी 2023 के विधानसभा चुनाव में ऋषभ जी कि इस प्रदेश में कांग्रेस दोबारा सरकार बनेगी तो हम 3200 रुपए में धान की खरीदी करेंगे। हम तो 3100 रुपए की बात किए थे, इन्होंने 100 रुपए बढ़ा के भूपेश बघेल जी ने हमारे चुनावी घोषणा पत्र आने के बाद फिर से उसको जो है रिव्यू किया था कि हम 3200 रुपए देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा नहीं किया। कांग्रेस अब जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म। ठीक है, वापस से आता हूं आपके पास राजकुमार जी, वापस से आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उनका रुख करता हूं मैं। कृष्णा दास साहब, जिस तरीके से देश का सिनेरियो चल रहा है, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि हम देश के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं, और जो नक्सली थे उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, हमने दिया भी, और ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। कृष्णा दास साहब, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हम नक्सलवाद की अगर बात करते हैं, तो यहां पर विपक्ष अलग सवाल करता है। दीपक बैज जो कि पीसीसी अध्यक्ष हैं, वो ये कह देते हैं कि अगर वो नक्सली थे और मारे गए हैं तो सेना के जवानों को बधाई। क्या अभी भी संशय है उन्हें? जो लोग वर्दी में हैं, जिनके पास से गोला बारूद मिल रहा है, आईईडी प्लांट कर रहे हैं, जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, वो आदिवासी या आम इंसान तो नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है, नक्सली है। विपक्ष के दोहरे सवाल कैसे देखते हैं आप? दास साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी प्लीज दास साहब बोलिए, सुन पा रहे हैं? आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज बोलिए। वो जो प्रकार से जो चर्चा चल रही थी, हेलो जी सुन पा रहे हैं दास साहब, बोलिए। हाँ, जो लोगों का इस तरीके का प्रश्न चिन्ह जो उठा रहे हैं ऋषभ जी, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं से नक्सलवाद को समझ ही नहीं पाए हैं। आप जब नक्सलवाद को, आप जब उनका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, नक्सलवाद के जो कैडर हैं, उनकी जो हायरार्की आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टॉप कैडर से लेकर नीचे कैडर तक उनके लोग बिखरे रहते हैं। तो जो जन मिलिशिया के लोग हैं वो सिर्फ लुंगी और वहां की बनियान में घूमते हैं। आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये नक्सल नहीं है करके? आप ऋषभ जी, आपका अपना अनुभव होगा कि जो स्मॉल एक्शन टीम रहती है नक्सलवाद की, वो 2 या 3 लोग जो है, वो स्मॉल एक्शन ग्रुप जो उनका बनता है, वो उसमें मात्र 2 या 3 लोग रहते हैं। वो या तो हथौड़ी लेके चलते हैं या और कोई हथियार, छोटा सा हथियार लेके चलते हैं, अपना वारदात का अंजाम देते हैं और वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे नक्सलवाद के जो समर्थक हैं वो भी आपको वहां पर मिलेंगे नक्सल के गढ़ में। तो उनके ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है, तो अगर आप उनको ग्रामीण बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपको एक प्रकार से आपका अध्ययन जो है वो कमजोर है नक्सलवाद से। नक्सलवाद में जो लोग अभी मारे जा रहे हैं या जो सरेंडर हो रहे हैं, वो विशुद्ध रूप से नक्सलाइट्स हैं। उसमें हमको किसी प्रकार का कोई दो राय है नहीं, क्योंकि जो लोग अगर इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि नक्सलवाद का जो हायरार्की उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अब आपको लगता है कि आप सिर्फ सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स जो हैं उनको ही मार गिरा है तो वही आप नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन सक्सेसफुल मानते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। नक्सलवाद का जो छोटा छोटा कैडर है, जो जन मिलिशिया है, वो गांव में बैठे रहता है, पुलिया में बैठे रहता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन वही देता है पुलिस के मूवमेंट के बारे में, या और किसी के ऊपर में टारगेट करना है तो सबसे बड़ी भूमिका उसकी रहती है। तो अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और आप उनके बोलेंगे कि वो ग्रामीण लोग हैं और उनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा या हमको थोड़ा अपना अध्ययन बढ़ाना पड़ेगा नक्सलवाद के बारे में। इसलिए मुझे लगता है ये एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है जो भी विपक्ष के लोग कह रहे हैं। दूसरी बात, जो मैं आपके डिबेट में एक सुन रहा था कि सेना
का सहयोग के बारे में पिछली सरकार ने शायद ये बोला कि हमको सहयोग नहीं मिला। देखिए, सेना कभी भी नक्सलवाद के खिलाफ में उतरी नहीं है, ये हमने पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज को जिक्र कर चुके हैं। तो सरकार का जो काम था, पिछली सरकार को ये आकलन स्वयं करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को स्वयं आकलन करना पड़ेगा कि हमने क्या किया नक्सलवाद के खिलाफ में। आपने पूरी अपनी लीडरशिप खोई है, आपकी जितनी टॉप लीडरशिप थी कांग्रेस पार्टी की वो नक्सलवाद में आपने खोया है, नक्सल के आक्रमण के बाद में। फिर पिछले 5 साल में आपने क्या किया, ये मैं कांग्रेस के पार्टी के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो खुद चिंतन करें कि कितने कैंप्स उन लोगों ने बनाए। जैसे कि जब तक आप कैंप्स बनाएंगे नहीं तब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, उसका मूवमेंट नहीं होगा। आप एक कैंप बनाते हैं, बॉम्बिंग ऑपरेशन होता है, उस एरिया को क्लियर करते हैं, वहाँ कैंप बनाते हैं, इस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा किया जाता है। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ बैठ के स्टूडियो में बैठ के या पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के नक्सलवाद का खात्मा कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। फील्ड में जो ऑपरेशन रहता है। अच्छा दास साहब आपसे एक बात और समझना चाहूंगा। अभी तो देखिए दीपक बैज ने बयान दे दिया कि अगर वो नक्सली थे तो बधाई। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी बयान आया था, उन्होंने भी इसी दौरान ये भी बोला था कि यहाँ पर नक्सली ऑपरेशन में इतनी संख्या में जो नक्सली मारे गए हैं ये जांचना चाहिए कि वो नक्सली थे भी या नहीं, उन्हें भी संशय था। तो कहीं ना कहीं दीपक बैज और भूपेश बघेल की बोली एक समझ में आती है। तो क्या विपक्ष नक्सलवाद पर चलाए जा रहे ऑपरेशन पर सियासी बयानबाजी बस कर रहा है क्योंकि कहने को कुछ नहीं है, बताने को कुछ नहीं है? क्योंकि उनके शासनकाल में भी लोन वराटू अभियान चला था लेकिन पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया। पुनर्वास नीति कमाल कर रही है, काफी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल ऋषभ जी, वही मैंने आपको कहा ना कि देखिए नक्सलवाद के कैडर अलग अलग स्तर पर बिखरे हुए हैं। जो कैडर आप समझिए कि गांव के एक पुलिया में बैठा हुआ आदमी वो इंटेलिजेंस इनपुट पास ऑन करता है अपने टॉप लीडर्स को, आप उसको क्या नक्सली नहीं मानेंगे क्या? अगर उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो हम एक कंफ्यूजन की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? देखिए, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को पकड़ रही है और किसी को मार रही है तो उसका कुछ ना कुछ पुख्ता इंतजाम होगा ना, एक तो कोई पुख्ता सबूत होगा उनके पास में। कोई खड़े हुए कोई गांव के पास में कोई नदी के पास खड़ा हुआ व्यक्ति को जाके कोई सिक्योरिटी फोर्सेस गोली नहीं मारेगी, या कहीं ना कहीं से वो रिटेलिएट किया होगा या उसकी कोई एक्टिविटीज ऐसी संदिग्ध हुई होगी जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्शन लेना पड़ा। तो हम क्या है, इस कंफ्यूजन की स्थिति ना पैदा करें, हम समझने की कोशिश करें कि नक्सलियों की हायरार्की क्या होती है, उनके कैडर किस तरीके से बिखरे हुए हैं, जो गांव के लोग हैं वो भी उनके कैडर के अंग हैं, और अगर आप उनके पर कार्रवाई बिल्कुल दास साहब, इसके अलावा जब ऐसे सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं सेना के पराक्रम और जवानों के जो मनोबल होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। प्रतिक्रिया लेता हूं मैं। अभय जी, पूरी बात आप सुन रहे थे कृष्णा दास साहब, विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा कि आखिर नक्सलवाद क्या है, नक्सली किस तरीके से होते हैं? आप बता रहे कि दीपक बैज बस्तर इलाके से हैं, नक्सलवाद और नक्सलियों को बखूबी समझते हैं, तो ये बात तो उन्हें बखूबी समझ में आती होगी कि जो मारे गए हैं वो नक्सली ही थे। सर जी, मैंने पहले ही कहा कि नक्सलवाद को कांग्रेस पूरी तरह से समझती है। कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करती है। कांग्रेस कोई भी हिंसक आंदोलन जो शस्त्र के द्वारा चलाया जाए और हिंसक आंदोलन चलाकर सत्ता प्राप्ति करना लक्ष्य रहे, ऐसे किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करती। और नक्सलाइट वही करते हैं। नक्सलाइट चाहते हैं कि हम हिंसा के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से सेना बनाकर सत्ता पे कब्जा करेंगे, क्योंकि सत्ता जो है वो आदिवासियों का शोषण कर रही है। उनका तो लड़ाई वहीं से चालू होता है। नक्सलाइट खत्म करना और नक्सलवाद खत्म करना है, इन दोनों बातों को समझना पड़ेगा। अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि नक्सलवाद को कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस लगातार समझ रही है। कांग्रेस संवाद में विश्वास करती थी, लोकतंत्र में विश्वास करती थी, संविधान में विश्वास करती थी। और ये जो सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, जो सुशासन की सरकार इसको चला रही है, अमित शाह जी जैसी भाजपा की सरकार आई तो खोलकर मदद करने को तैयार हुए। ये मदद भूपेश सरकार में क्यों नहीं किए? यही मदद तो भूपेश सरकार में टारगेट बेस क्यों नहीं किए? और देश से समाप्त होने की बात हो रही है, केवल छत्तीसगढ़ से समाप्त करने की बात नहीं हो रही है। और जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब भी अमित शाह देश के गृह मंत्री थे और देश से समाप्त होने की बात थी। लेकिन आज का जो काम बीजापुर में चल रहा है, जिस पहाड़ को हमारे सेना के लोगों ने घेरा है, चाहे वो हमारे डीआरजी हो, एसपी हो, बस्तर बटालियन हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो,
या केंद्रीय बल हो, सब सलामी के हकदार हैं, सबको सैल्यूट तो इनकी है। सराहना कीजिए ना और साहब। आपकी जो सुभान हमारे अली, सेना के जवान, जो हमारे जवान आईटीबीपी के जवान वहां मोर्चा संभाले हुए हैं, उनकी सराहना कीजिए। इस तरीके के आप सवाल उठा दे तो कहीं ना कहीं मनोबल डाउन भी होता है। ठीक है, आखिरी बिल्कुल कमेंट राजकुमार जी से मैं सवाल उठता लूंगा। है। ठीक है अभय जी, ठीक सवाल है, उठता है राजकुमार जी से राजनीतिक आखिरी मुद्दा पर। कमेंट लूंगा। राजकुमार जी पूरी मैंने बात अभय जी की भी कहा सुन रहे थे, कि लेकिन संसदीय सरकार की बैठक मंशा भी कभी जरा बुलाई जा रही स्पष्ट है। कर दीजिए कि नक्सलियों को खत्म करना है कि नक्सलवाद को खत्म करना है। नक्सलियों को खत्म करेंगे, चार फिर पैदा हो जाएंगे। नक्सलवाद को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजकुमार जी जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए, आखिरी कमेंट। देखिए ऋषभ जी, ये पहली बार नहीं है, मैं आपसे पहले भी कहा, जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती तो कांग्रेस सबूत मांगती है। आपको बताना चाहूंगा ऋषभ जी, भूपेश बघेल जी तत्कालीन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो जेब से एक पर्ची निकाल के दिखाते थे। अरे किसको दे, अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए, सबूत किसको दे? सुन लीजिए, आपने एनआईए को रोक रखा है जांच करने से। रखिए, सुनने का साहस रखिए। आप बोल रहे आप एनआईए को रोक के रखे हैं, आप झूठ बोलेंगे तो झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है अभय जी, किसको लास्ट बोलते हैं? कमेंट है। अभय जी लास्ट कमेंट है। आपने राजकुमार जी। न्यायिक आयोग के रिपोर्ट को अधूरा कर दिया। जी, प्रदेश न्यायिक आयोग की जांच नहीं होने दे रहे हैं आप। जेब से बाहर नहीं आई ऋषभ जी, 5 साल तक वो पर्ची जेब से बाहर नहीं आई। उन्होंने ना कोई जांच करवाई, ना कोई एसआईटी किसको दें? भूपेश बघेल सबूत किसको दें? ये हाँ, न्यायिक आयोग। शांति से रहे, इसका क्या मतलब है? कांग्रेस के अब देखिए झीरम कांड की अगर आप बात करेंगे राजकुमार जी, तो भूपेश बघेल तो यही कह देते हैं कि अगर हमसे पूछा जाएगा, सीडी मांगी जाएगी तो पेश कर देंगे, ये कहा जाता है। अब हालांकि देखिए आपकी भी जिम्मेदारी, झीरम घाटी कांड में जो हुआ था उसको लेकर जांच बैठाने की जिम्मेदारी और पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी भी आपकी, सरकार आपकी है, तो उम्मीद भी आपसे ही होगी। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कृष्णा दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे नक्सलवाद पर प्रहार के। सवाल उठा रहा है विपक्ष, सवाल ये कि जो लोग मारे गए थे क्या वो वाकई नक्सली थे, जिसको लेकर अब सियासत बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, सियासी बयानबाजी भी हो रही है। इस सियासी बयानबाजी का असर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जनता और राजनीति में कितना पड़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।